हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओवाईसी में आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ोलिथिक एज की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पैलियोलिथिक एज की, तो उसके बारे में होप यू हैव वॉच दैट वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड प्रीवियसली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप उसे देखिए एक बार, देन यू विल गेट एन इंसाइट रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। मैंने वो प्री हिस्टोरिक पीरियड पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेसोलिथिक एज जो स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 18,000 बीसी से 6,000 बीसी तक जाती है। मैंने ये टर्म्स भी बता रखे हैं कि एज कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। हिस्ट्री में एज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हमने डिस्कस कर रखा है हमारी प्रीवियस वीडियोस में। इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़, प्लीज़ go and watch those videos, and I will provide you the link in the comment box or the description, so you can click on that link and you will be directly on that video. So चलिए आगे बढ़ते हैं। मीज़ोलिथिक एज, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है मीज़ोलिथिक माइक्रोलिथिक एज, क्योंकि यहाँ पर जो मैन है, मीज़ोलिथिक मैन है, वो माइक्रो मतलब छोटे छोटे जो वो स्टोन होंगे ना, उनका यूज़ करना चालू कर देगा। तो इसलिए इसको मीज़ोलिथिक और माइक्रोलिथिक एज ही बोला जाता है। इट मीन्स मिडिल स्टोन एज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फीचर्स वगैरह की, क्या क्या इसके फीचर्स थे और क्या क्या चीज़ें हुई इस दौरान। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, मेसोलिथिक एज जो है 8,000 BC टू 6,000 BC, इसे मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। दिस फेज इज नोन एज अ ट्रांजिशन फेज। इसे ट्रांजिशन फेज ही बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन फेज? बिकॉज पैलियोलिथिक एंड न्योलिथिक के बीच में यही एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर ट्रांजिशन कहलाता है। बिकॉज इट इज़ मीज़ो में मध्य मध्यकाल बोलते हैं शायद, मुझे हिंदी में नहीं पता है ज़्यादा। मध्यकालीन भारत शायद इसको ये बोलते हैं, मीज़ोलिथिक एज को। तो ये ट्रांजिशन फेज भी होता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज अ राइज इन टेम्परेचर एंड क्लाइमेट वाज बिकमिंग मोर वार्म एंड ड्राई। तो इस फेज़ में क्या हमने पिछली बार देखा था पैलियोलिथिक एज में, कि पैलियोलिथिक एज की स्टार्टिंग में द ग्रेट ग्लेशियर और द आइस एज चल रहा था, द ग्रेट आइस एज वॉज गोइंग ऑन। तो मैन जो ना ज़्यादा घूम नहीं पा रहा था क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डाउन था। तो सर्दियों में हम वैसे भी घूमते नहीं हैं, दैट यू ऑलरेडी नो कि सर्दियाँ सबको पसंद होती हैं क्योंकि सर्दियों में गर्मी नहीं लगती। मगर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि सर्दियों में हम ज़्यादातर निकलना बाहर पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ठंड लगती है। तो इसलिए इस दौरान में जो पैलियोलिथिक एज में मैन ने बाहर नहीं निकला था। मगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ पैलियोलिथिक एज टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग एंड द क्लाइमेट वाज बिकमिंग मोर वार्म एंड ड्राई। तो मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया थ्रू आउट द कंट्री, and this change in climate led the change in flora and fauna। कुछ चेंजेस हमने फ्लोरा एंड फाउना में भी डेवलप करे कि नई नई स्पीसीज पौधों की सामने आ रही थी उभर कर, और फाउना नए नए एनिमल, जो कि हम अभी इस वीडियो में ही देखेंगे आगे कौन कौन से एनिमल इस एज में हमें देखने को मिले। ये सारे एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक पेंटिंग से। रॉक पेंटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, और सोर्सेज के बारे में भी हम बात करेंगे। जब हमारा प्री हिस्टोरिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम सोर्सेज के बारे में एक बार फुल वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से डिसाइफर और कहाँ से इसका कंटेंट लिया गया, कैसे ये होती है और कहाँ से चलती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके, कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज मिलते हैं और कैसे कैसे हमने इसको अरेंज करा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट हम पहले प्री हिस्टोरी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स क्या थे इसके? फीचर्स कि मैन जो है ना नेकेड था। हमने लास्ट टाइम भी देखा था पैलियोलिथिक में कि मैन नेकेड ही था और नोमैड था, फूड गैदरर था और हंटर था। सॉरी, यहाँ पर आप फूड कर लीजिएगा, इट इज़ फूड गैदरर। सो ओके तो
मैन हंटर था, उसके उसके पास अभी भी ये आइडिया नहीं था कि वो अपनी बॉडी को कवर अप कर सके, और इधर से उधर घूमना उसका काम रहता था, और हंटिंग करना और खाना इकट्ठा करना। तो ये मेसोलिथिक मैन के काम हुआ करते थे। और शिफ्टिंग इन हंटिंग पैटर्न, और हंटिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि यहाँ पर जो अब टूल्स थे ना वो ड्रास्टिकली चेंज हो गए थे। पैलियोलिथिक में हमने देखा कि पैलियोलिथिक जो मैन था वो बिग बिग स्टोन, बिग बिग मतलब टूल्स यूज़ करा करता था। मगर माइक्रोलिथ में क्या हुआ, सॉरी मीज़ोलिथिक में, सॉरी, माइक्रो एंड मीज़ो बोथ आर सेम, बट मीज़ोलिथ में क्या हुआ कि मैन ने जो छोटे स्टोन्स थे ना उनका यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो सोशल मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इसमें सोशल मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि अब देखिए जब क्लाइमेट बढ़ रहा है, मतलब क्लाइमेट वार्म हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि अकेले हंटिंग करने नहीं जाना, ना ही फूड गैदर करने। अगर मीज़ोलिथिक मैन चाहता था ना तो वो हंटिंग करने एक या दो ग्रुप में जाते थे। इसी को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी, और ये थ्रू आउट इंडिया देखी गई है। ये क्यों हुआ, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट वार्म हो रहा था। पैलियोलिथिक में तो आइसे चल रहा था, मगर यहाँ पर क्लाइमेट वार्म हो रहा था, और मैन जो है ना अब घूमना स्टार्ट करेगा पूरी इंडिया में। अब जब घूमना स्टार्ट करेगा तो अलग अलग पार्ट में मैन जाएगा, अलग अलग पार्ट में जब मैन जाएगा तो क्या होगा कि डिफरेंट कल्चर का एवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल समझिए ए एंड बी दो ग्रुप हैं, और ए में 5 मेंबर्स हैं और बी में भी 5 हैं। तो अब ए जो है वो रुक जाता है हरियाणा में, हरियाणा इन मॉडर्न टाइम हरियाणा, क्योंकि अब जो है ना समझिए हरियाणा जो है ना मेसोलिथिक एज में था, तो हरियाणा में रुक जाता है। अब बी जो है, बी कहता है कि चल ठीक है तू यहाँ पर रह ले, तुम यहाँ पर रह लो, अब मैं जो है ना कोई और जगह देख लेता हूँ जो सूटेबल हो, अगर मुझे मिल जाते तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वापस आ जाऊँगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब बी जो क्या करता है, बी को एक जगह मिल जाती है जो कि मॉडर्न डे महाराष्ट्र हम मान लेते हैं, महाराष्ट्र मिल जाता है, और महाराष्ट्र में वो रहने लग जाता है। तो ए का जो कल्चर है वो हरियाणा के हिसाब से होगा, और बी का जो कल्चर है वो मराठा का हिसाब से होगा, महाराष्ट्र के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर कल्चरल चेंजेस आ गए, और नए नए कल्चरों का एवोल्यूशन हुआ। कल्चर इन द सेंस आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। कल्चर इन द सेंस ऑफ कल्चर और रिलीजन और लैंग्वेज, यू कैन सी, ओके। तो नए नए कल्चरों का एवोल्यूशन हुआ। अब पेंटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन इंडिया, और इन दिस टाइम मेसोलिथिक मैन ने जो केव्स होती हैं उनकी दीवारों पर, उनके ऊपर छतों पर पेंटिंग्स बनाना चालू कर दिया था। फॉर एग्जांपल देखिए, हम अगर खाली बैठे हों, अगर हमारे पास कुछ काम करने के लिए ना हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट पेन उठाएंगे और खुरचना चालू कर देंगे कॉपी किताबों पर, जो जो भी करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये इनके साथ हुआ था जो मेसोलिथिक मैन थे। उन्होंने वो जब खाली रहते थे, वो सुबह को गए हंटिंग करने के लिए और फूड गैदर करने के लिए, हो गया काम। मगर बाद में जब टाइम बचता था वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब उन्होंने पेंटिंग बनाना चालू कर दिया। पेंटिंग डेवलप हुई, तो हमें फर्स्ट एविडेंसेस जो मिलते हैं हमें भीमबेटका केव से मिलते हैं, जो कि एमपी में है। तो ये था पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। अब फिशिंग के हमें एविडेंसेस मिले हैं कि फिशिंग स्टोन हमें मिला, तो इससे हमने इन्फर कर रहा है कि हाँ मेसोलिथिक मैन को जो है ना फिशिंग करना भी आता था, तो फिशिंग का आइडिया भी उनके पास था। एंड जब हम कंक्लूजन पाए तो फिशिंग और हंटिंग दो ही मेजर ऐसे ऑक्यूपेशन थे जो वो करते थे, और उसके बाद कलेक्टिंग ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड हनी वगैरह वो कलेक्ट किया करते थे खाने के लिए ऑब्वियसली खाने के लिए ही करेंगे, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेट, इसको जो पॉपुलरली हम बोलते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेट और हंटिंग एंड गैदरिंग एज ही बोलते हैं, क्योंकि मैन ने ज़्यादातर हंटिंग करी एंड गैदरिंग करी, फूड की और एनिमल की, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि टूल्स वगैरह कौन से थे। भाई हंटिंग करी, गैदरिंग करी तो ठीक है, चलो कर ली, मगर करी किससे, ये भी तो होना चाहिए ना कि जाके खाली सीधे एनिमल के सामने खड़े हो गए और बोल दे हाँ भाई हम तुझे मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मगर अब उसके लिए टूल्स भी तो चाहिए ना, क्योंकि कुछ टूल वगैरह जो भाला वगैरह कुछ तो होगा उनके पास, तो उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो टूल्स जो है ना बहुत ही माइक्रो छोटे छोटे टूल्स उन्होंने यूज़ करे, और कुछ तो हमें ज्योमेट्रिक शेप में भी मिले हैं, जो ज्योमेट्रिक शेप में जैसे कि ट्रायंगल वगैरह, तो ये शार्प थे और फ्लेक्स थे। और बहुत सारे माइक्रोलिथ ऐसे भी मिले हैं जो पॉलिश्ड थे। तो पॉलिश टूल इट मीन्स देखिए, जब भी आप लाइक नाइफ अगर लेते हैं तो नाइफ अगर आप लेते हैं तो वो नीचे से तो पॉलिश होगा, सो दैट यू कैन हैंडल इट ईजिली, handle that knife easily. And when you see that the upper part of that particular knife, अब देखेंगे वो शार्प होगा, सो दैट यू कैन कट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिली। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रोलिथ और पैलियोलिथिक में मेजर डिफरेंस क्या है, the most important difference between microlith and paleolithic is the size of tools. पैलियोलिथिक में बड़े बड़े बाउल्डर्स एंड ऑल वगैरह यूज़ करा करता था, यूज़ करा करता था मैन पैलियोलिथिक का। और वो हिट करने के लिए एनिमल को, और क्या नाम है, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो हम उसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर माइक्रो ब्लेड्स यूज़ हुए, माइक्रो पॉइंट यूज़ हुए, और ट्रैपीज़ यूज़ हुआ, माइक्रोलिनेट और माइक्रोब्यूरेंस यूज़ हुए, ट्रायंगल यूज़ हुआ। तो ये सारे टूल्स यूज़ करे मेसोलिथिक मैन ने। तो एक एक करके हम देख लेते हैं सबको। जो माइक्रो ब्लेड थे वो शार्प एंड इफेक्टिव थे, ये पील करने के लिए, स्किन को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो ट्रैपीज उन्होंने यूज़ करा एरो हेड की तरह, आपने देखा होगा एरो, भाला एक देखा होगा, तो भाले के आगे फिल्मों में लाइक बाहुबली में आपने देखा होगा कि एक भाला होता है, उसके आगे जो ट्रायंगल बना होता है वो हेड होता है, एरो हेड होता है। तो उस ट्रैपीज उसमें यूज़ करा गया, माइक्रो पॉइंट जो एरो हेड में भी यूज़ करा गया, और ये शार्प हुआ करता था, ईजिली कैन पेनिट्रेट इनटू द स्किन ऑफ एनिमल। माइक्रो लिनेट भी यूज़ करा उन्होंने, जो कि एनिमल को ऑन द स्पॉट टारगेट करने के लिए था। और ट्रायंगल भी उन्होंने यूज़ करा एज अ एरो हेड और कटिंग पर्पज़ के लिए। कटिंग पर्पज़ इन द सेंस, देखिए उनके पास उस टाइम तो नाइफ वगैरह नहीं हुआ करता था, तो ट्रायंगल वगैरह जो आप देखेंगे, अगर ट्रायंगल को वी कैन ईजिली होल्ड अ ट्रायंगल इन आवर हैंड, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, if I give you an example, just take an example of a glass और क्वार्ट्ज। जब आप उसे लेंगे अपने हाथ में, तो यू कैन ईजिली होल्ड दैट, एंड दैट क्वार्ट्ज इज़ वेरी शार्प, एंड यू कैन कट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दैट। तो वो जो ट्रायंगल शेप में जो स्टोन हुआ करते थे वो बहुत ही शार्प हुआ करते थे, और कटिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ हुए। अब माइक्रो ब्यूरेंस जो थे वो कटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हुए। हमें जो फिशिंग स्टोन मिला था, हमने उसे इंटरप्रेट करा कि फिशिंग स्टोन से कि उनको फिशिंग का भी आइडिया था, वो फिशिंग करते थे और फिश वगैरह भी खाते थे। मगर टूल्स की एक बात है कि ये कभी यूनिफॉर्म नहीं थे, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहे हैं कि हाँ जी नाइफ है तो नाइफ ही यूज़ करा, नहीं। They were not uniform. They were when you see at a particular site they were using triangle, but on the other side you can see that the people of microlith age were using a rectangular shape of tools, so they were not uniform throughout. So this information you can remember, and let's move कि आगे क्या होता है। तो अब हम साइट्स के बारे में बात करें। अब साइट्स हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर मिले हैं हमें, ये सारी चीज़ें हैं। तो साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, तो साइट भाई मेसोलिथिक मैन है, अब क्लाइमेट नहीं है भाई, नहीं पड़ रही आइस वगैरह, तो अब मेसोलिथिक मैन ने घूमना चालू कर दिया भाई, सारी जगह घूमा। तो इसलिए क्लाइमेट साइट्स बहुत ही वाइड स्प्रेड थी ड्यू टू क्लाइमेट। अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो ज़्यादातर जो साइट पाई गई है ना, मेसोलिथिक साइट जो पाई गई हैं वो रिवरों के किनारे पर पाई गई हैं। रिवरों के किनारे क्यों पाई गई हैं? देखिए आपको जानकारी होगी कि रिवर्स आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशंस, दैट इज़ वाई रिवर्स होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
कि कोई भी रिवर है उसके पास हमें देखो खाने के लिए भी मिलेंगे फ़िश वगैरह, और हमारे रहने के लिए जगह हम वहाँ बना सकते हैं, और पीने के लिए पानी भी होगा। तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जीने के लिए, लाइफ के लिए, खाना और पानी। तो दोनों चीज़ हमें रिवर से मिल रही, तो इसलिए सबसे ज़्यादा साइट्स जो पाई गई हैं वो रिवर्स के रिवरों के किनारे पर ही पाई गई हैं मेसोलिथिक साइट्स। ओके, मगर एक और चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करने वाली है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है ना टूवर्ड्स द एंड ऑफ मेसोलिथिक एरा, मेसोलिथिक पीरियड, नॉट द एरा, मेसोलिथिक पीरियड, मैन बिगन टू प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. Men began practicing agriculture. However, majority of the sites are found near to the rivers. अब towards the end of Mesolithic age, men started practicing agriculture. तो एग्रीकल्चर से इसके थोड़े से नुमाइंदे या कुछ एग्जांपल्स वगैरह और कुछ सिग्निफिकेंस वगैरह हम आगे देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं साइट्स की। साइट्स जम्मू कश्मीर में जो साइट पाई गई हैं वो पालेगाम, चेनाब रिवर बेसिन, राजस्थान में बागौर पाई गई थी, और ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया में, और तिलवारा। गुजरात में रिवर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी बेसिन से रिवर मेसोलिथिक साइट्स हैं, और जैसे कि बलसर, हरिपुरा, गुजरात में ये साइट्स हैं। तो और यूपी में पाई गई थी इलाहाबाद एक रिचेस्ट मेसोलिथिक साइट है, और सराय नाहर राय और मुरहाना, चौपानी मांडो और पामडामा, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका तो बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है मेसोलिथिक साइट का, और आदमगढ़। और एंटायर कोंकण कोस्ट जो है वो पूरी मेसोलिथिक साइट में कंसिडर करी जाती है। और आंध्र प्रदेश में कुरनूल, रेनीगुंटा, उड़ीसा में मयूरभंज पुरी, और व्हाट इज़ इट, और बंगाल और बिहार में गंगा और ब्रह्मपुत्र वैली, और छोटा नागपुर पूरी कंसिडर करी जाती है मेसोलिथिक साइट में, बिकॉज ऑफ हैविंग सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स ऑफ स्टोन्स एंड ऑल, so that the Mesolithic man could make tools out of that. ओके, तमिलनाडु में पालावरम और केरला में वेस्टर्न घाट। मगर ज़्यादातर साइट जो हैं ये ओपन साइट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था पैलेयोलिथिक में साइट्स 3 प्रकार की होती थी, एक तो ओपन साइट्स और एक हैबिटेड साइट, और चलिए तीसरी आप मुझे बताइए कि कौन सी होती थी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए कि तीसरी कौन सी साइट थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यू विल गेट एन इंसाइट रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक एज। तो हम हिस्ट्री पूरी कवर अप करेंगे, ओके, फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग्स वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम पेंटिंग्स जो होती हैं वो एनग्रेव्ड की गई थी मेसोलिथिक एरा में, मेसोलिथिक पीरियड में, सॉरी नॉट एरा, मेसोलिथिक पीरियड में, रॉक शेल्टर्स पे इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ रिगार्डिंग। तो पेंटिंग जो होती है केव्स की छतों पर और केव्स की दीवारों पर पेंटिंग बहुत करी गई थी, और हम इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, हम पेंटिंग से क्या जान सकते हैं, सिंपली ये आप मुझे बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पेंटिंग से अगर हम जान सकते हैं तो किसी भी सोसाइटी की सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये चीज़ें हमें पेंटिंग से पता चलती हैं। मगर उससे पहले हम पढ़ लेते हैं पेंटिंग्स का एक महत्वपूर्ण वर्ड, पेट्रोग्लिप्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एन इमेज क्रिएटेड बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ rock surface, sorry it is surface, please correct it in your notes if you are making। तो rock surface by incising, picking carving और upbuilding as a form of rock art। किसी भी रॉक सरफेस पर अगर हम इंसाइज करते हैं, पिकिंग करते हैं, कार्विंग करते हैं, अपग्रेडिंग करते हैं, तो उसको पेट्रोग्लिप्स बोलते हैं, उसको पेट्रोग्लिप्स आर्ट बोलते हैं, रॉक आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो फर्स्ट फर्स्ट जो साइट थी पेंटिंग्स की वो भीमबेटका थी। यहाँ पर जो मैन था मेसोलिथिक मैन, इसने अपने आइडियाज़ को क्या करा था, भाई खाली बैठ के कुछ काम तो है नहीं, तो जो सोच रहे हैं वो बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा था, अपने आइडियाज़ को पेंटिंग्स के फॉर्म में उतार दिया था। आज ये जो साइट्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। ठीक है, अब 49 जो केव थी वो नेचुरल थी, और 49 नेचुरल केव थी जिसमें से 45 हमें पेंटेड मिले हैं,
जो 1957 में वी.एस. वाकेरकर के द्वारा ढूंढी गई थी, डिस्कवर करी गई थी। अब थीम्स क्या थी, अब थीम्स जान लेते हैं कि पेंटिंग्स में थीम्स किस किस चीज़ की यूज़ करी गई हैं। तो थीम्स थी डे टू डे एक्टिविटीज़, हंटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्सुअल यूनियन, चाइल्ड बर्थ, फिशिंग, सोशल गैदरिंग एंड ग्रुपिंग। तो ये पेंटिंग्स थी। अब देखिए, मान के चलिए कि मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, मैं एक पैलियोलिथिक मैन हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, मेरे चारों ओर जो हो रहा है, मैं उसी को तो बनाऊँगा और उसी को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो हम सोशल मोबिलिटी हो रही है और सोशल गैदरिंग भी हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एंड ड्यू टू बिकमिंग क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई। तो अब मेरे को जब मैं हंटिंग करना चाहूँ तो मुझे जानवर भी मिलेंगे काफ़ी सारे। तो जानवर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि टाइगर, बिसोन, एलिफेंट वगैरह। तो ये जानवर मिलेंगे तो मैं उन्हीं को तो ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। मगर यहाँ पर जो मैन था उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था, जैसे कि बॉडी एक्सप्रेशंस का, कि मसल्स वगैरह का उसको आइडिया नहीं था। तो उसने सिंपल 4 से 5 लाइनों में मैन को ड्रॉ करने की कोशिश करी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने मीज़ोलिथिक मैन ने ऐसे ड्रॉ करा था, ये फेस एंड ये और ये। तो ऐसे उसने ड्रॉ करने की कोशिश करी थी, जो उसके हाथ में था, जैसे वो करना चाहता था वैसा करा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था। तो इट्स काइंड ऑफ ड्राइंग पैलियोलिथिक मीज़ोलिथिक मैन वाज ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें, अब ग्रुपिंग्स, हंटिंग वगैरह, ये थीम्स थी जो मीज़ोलिथिक मैन ने यूज़ करी और पेंट करी दीवारों पर और छतों पर, गुफाओं की छतों पर, ठीक है। मैन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद नेचर। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पैलियोलिथिक मैन को कोई भी लगाव नहीं था, किससे? नेचर से। तो मगर इसमें क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लगाव हम इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने पेंटिंग्स देखी तो पेंटिंग्स में क्या था कि हमें देखने के लिए मिला सन, मून, माउंटेन, रिवर्स एट्सेट्रा। हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि जो मेसोलिथिक मैन था उसको जो नेचर था उससे बहुत ज़्यादा लगाव था। ही हैड अ क्लोज कनेक्शन विद नेचर। तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉमन एनिमल जो हमें पेंटिंग्स में देखने के लिए मिला है वो मिला था डॉग वॉज कॉमन एनिमल फाउंड इन थ्रू आउट पेंटिंग्स। देखिए, हिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं ना हिस्टोरिकल साइट्स के पास, हिस्टोरिकल साइट घूमने के लिए, जैसे कि मान के चलिए कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, सांची स्तूप हो गया, और अमरावती टेम्पल हो गया। अमरावती में जो स्तूप है वो हो गया, और क्या नाम है, कोई भी जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इंडिया में बने हो, अगर उनमें भी आप घूमने जाते हैं देन आपके पास वो नॉलेज होगी जो एक कॉमन मैन के पास नहीं है। इसलिए एक जो हिस्ट्री है ना वो रिच रिसोर्स है जानने के लिए इंडिया की हेरिटेज और कल्चर को, ठीक है। अगर आप जाएंगे मध्य प्रदेश से जाते हैं और भीमबेटका जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं पेंटिंग्स वगैरह, तो आपको पहले से ही पता होगा एंड यू विल फील मोर रिच इन कंपेरिजन विद अदर्स को इतनी जानकारी नहीं होगी, मगर आपको पता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो मीज़ोलिथिक मैन ने ड्रॉ करे थे वो टाइगर, बेसन, एलिफेंट वगैरह, उनको पता थे कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये सारे जानवर भी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे विटनेस जो करा था मीज़ोलिथिक मैन ने, वो करा था कि ये सारे जानवर, मगर कुछ जानवर ऐसे हुए थे जो एब्सेंस थे। फॉर एग्जांपल लायन, हॉर्स और काव वो एब्सेंस थे। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन से जानवर थे, एनिमल्स थे जो मीज़ोलिथिक पेंटिंग्स में हमें नहीं देखने के लिए मिले हैं, लायन, हॉर्स एंड काव। और पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन में यूपीएससी के में पूछा भी गया था कि काव वॉज द एनिमल और नॉट। तो काव से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया एग्जैक्टली व्हाट वाज द क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं कि देखिए कलर्स तो पेंटिंग्स तो उन्होंने बनाई, मगर पेंटिंग्स विदाउट कलर के कैसे बन जाएंगी, तो कलर कहाँ से मिले उन्हें, तो ये हमें जान लेते हैं। जो रेड कलर था वो प्लास्ट से मिला था, ग्रीन कलर पत्तियों से। पत्तियों का तो कलर ऑब्वियसली ग्रीन ही होता है। तो आप जब पत्तियों को मसलते हैं ना अपने हाथों में, तो यू विल गेट अ कलर दैट इज़ ग्रीन, ओके। सो यू कैन यूज़ दैट इन ड्राइंग और एट्सेट्रा एनी अदर पर्पसेस। तो ये कलर
मीजोलिथिक मैन को पता चल गए। तो मीजोलिथिक मैन वाज डिपिक्टेड इन ज्योमेट्रिक, हमने बात कर लिया ऑलरेडी कि ज्योमेट्रिक शेप में मिला था कि ये मुंह हो गया, ये हाथ हो गए और ये पैर हो गए, तो ऐसे मिला था। उसको कोई आइडिया नहीं था कि बॉडी भी होती है, मसल भी होती है, स्टमक भी होता है और क्या नाम है अदर फीचर्स भी होते हैं बॉडी के, मार्फोलॉजिक फीचर्स भी होते हैं बॉडी के, तो उसको कोई ऐसा आइडिया नहीं था। अब हमें एक चीज़ और भी देखने के लिए मिली, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि बेबी की क्रॉलिंग हमें देखने के लिए मिली, बेबी की स्टैंडिंग, बेबी की लाफिंग, एंड ये सारी चीज़ें हमें थ्रू आउट पेंटिंग मिली हैं। और एक्सप्रेशंस लाइक लाफिंग, मॉलिंग, फियर, एंगर, वंडर, ब्लिसहुड, ये सारे एक्सप्रेशंस हमें देखने के लिए मिले हैं कहाँ पर, पेंटिंग्स में क्लियरली। अब देख लेते हैं मीजोलिथिक एज के सिग्निफिकेंस क्या है। मीजोलिथिक एज फर्स्ट इट इज़ माइक्रो एज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रही। क्लाइमेट जब वार्म एंड ड्राई हुआ तो लोग अपनी गुफाओं से निकल कर बाहर आए और उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग करना, फूड गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया ग्रुप्स में, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। फिर कल्चरल एवोल्यूशन हुआ, न्यू कल्चर उभर कर सामने आने लगे। सोशल मोबिलिटी साथ साथ ग्रुप में जाते थे हंटिंग करने के लिए कि तू ये पकड़, तू वो पकड़ और वगैरह वगैरह, ठीक है। कल्चरल एवोल्यूशन, आर्ट का डेवलपमेंट, पेंटिंग, उन्होंने ध्यान में आ गया, हाँ पेंटिंग, खाली बैठे हैं तो क्या करें, पेंटिंग बना ले जाए। एग्रीकल्चर, अब एट द एंड ऑफ दिस पीरियड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर कोई भी इंसान, मान के चलिए कि कोई भी इंसान कब सेटल होगा एक जगह पर जाकर, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब पॉपुलेशन एक जगह बढ़ रही है, अब हंटिंग से और फूड गैदरिंग से तो पेट भरा नहीं जा सकता। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक जगह पर रुक जाओ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी क्रॉप वगैरह होती है तो उसको यूज़ करो खाने के लिए। तो पॉपुलेशन इज़ द की दैट लेड टू द सेटलमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज़। तो जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट था वो यहीं से निकल कर आया कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो दे हैड नो रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मैन स्टार्टेड बिकमिंग मोर लेजी एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इमर्ज होकर है। मैं कोई एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आई है। जो आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री और जो वो कंट्री जो अपर लैटिट्यूड में रहती हैं, तो उनमें देखा होगा कि वहाँ के जो इंसान जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज दे हैव कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन इन देयर कंट्रीज़। वो बहुत ही ज़्यादा फुर्ती में रहते हैं, एकदम एक्टिव होते हैं एंड एंथुसियास्टिक होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। बट व्हेन यू मूव टूवर्ड्स इक्वेटर यू विल सी दैट टेम्परेचर विल बी इंक्रीजिंग एंड यू विल सी दैट अ फीचर इन ह्यूमन काइंड कि वो बहुत ही लथार्जिक और लेज़ी होंगे। वो अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, बहुत स्लो करते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से टेम्परेचर इम्पैक्ट्स अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो न्यूलिथिक के ऊपर होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।